440 अंक संभलकर 61,100 के ऊपर। रिलायंस और मेटल शेयरों से दबाव। एंथ्रोपिक के साथ करार से इंफोसिस में रफ्तार, शेयर 4% से ज्यादा भागा। इंफोसिस टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एआई सॉल्यूशंस करेगी डेवलप। इंफोसिस में रफ्तार ने आईटी शेयरों में भरा जोश। एचसीएल टेक, ऑरेकल और परसिस्टेंट 2 से 3% चढ़े। वहीं एलटीआई, माइंडट्री, विप्रो और एम्फेसिस में भी 2% तक की मजबूती। 5,000 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर से करीब 4.5% दौड़ा कोचिन शिपयार्ड। 5 नेक्स्ट जनरेशन वेसल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से मिला ऑर्डर। नेवी के लिए बनेंगे एनजीएस वेसल्स। दूसरे डिफेंस और शिप बिल्डिंग शेयरों में भी खरीदारी। जीआरएससी, एचएएल और बीएल में 1 से 1.5% तक की मजबूती। बीडीएल, बीईएमएल और एचसीआई भी मजबूत। बेस मेटल्स की कीमतों में गिरावट से मेटल शेयरों की चमक पड़ी फीकी। नाल्को, हिंद जिंक और हिंद कॉपर 3 से 4% नीचे। ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड से हिंडाल्को 3% तक फिसला। यूएस और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत की खबरों और डॉलर की मजबूती से सोने और चांदी में बड़ी गिरावट। चांदी 8,000 रुपए लुढ़क कर 2,32,000 के पास। वहीं सोने में 3,000 रुपए तक की गिरावट। एक दिन की तेजी के बाद फिसले रियल्टी शेयर। डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट्स और फिनिक्स में 1% से ज्यादा की गिरावट। वहीं गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबरॉय रियल्टी पर भी दबाव। मुंबई रेलवे से ऑर्डर मिलने के चलते टेक्समाको रेल का शेयर करीब 7% उछला। वहीं एम्बेसी डेवलपमेंट्स का शेयर भी 2% मजबूत। अलीबाग में 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए महारेरा से मिली मंजूरी। और करीब 3% की गिरावट के साथ इंटरनल निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। स्विगी भी करीब 3% फिसला। कर्नाटक सरकार से गिग वर्कर्स वेलफेयर फीस से मिला दबाव। की रेस में बड़ा दाव। इंफोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ यहां पर हाथ मिला लिया है और टेलीकॉम से अब यहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग तक एआई सॉल्यूशंस कंपनी बनाने वाली, उसका विस्तार करेगी। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मानसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। मानसी से समझ लेते हैं आखिर ये जो करार हुआ है इसकी क्या डिटेल्स हैं और आज इंफोसिस में भी आप देखेंगे शानदार तेजी नजर आ रही है। जी मानसी, बताइए। बिल्कुल, देखिए शुरुआत मैं भारत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के साथ करना चाहूंगी। भारत देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई के डेवलपमेंट को अब सिर्फ अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इसके गठन में, इसके डेवलपमेंट में भी शामिल हो रहा है। अक्रॉस द ग्लोब कंपनियां, लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भारत की तरफ देख रही है, नॉट जस्ट बिकॉज उनके पास हमारी वर्कफोर्स है, लेकिन उनके पास हमारी इनोवेटिव वर्कफोर्स है जो कि एआई डेवलपमेंट में काफी हद तक फायदेमंद साबित हो सकती है। और इसी कड़ी में एंथ्रोपिक और इंफोसिस का ये करार, जी हां, इंफोसिस के एआई सॉल्यूशंस के लिए करार की खबर आती हुई दिखी है। इंफोसिस और एंथ्रोपिक ने हाथ मिलाए हैं और इसी के ठीक बाद हमने देखा कि इंफोसिस के स्टॉक प्राइस में तो मजबूती है ही, इवेंचुअल इंपैक्ट सेक्टर में और सेक्टर की आईटी सेक्टर की बाकी कंपनियों में भी देखने को मिला है। न्यूज बैक्ड एक्शन का असर हम देख रहे हैं इंफोसिस के स्टॉक प्राइस में। और एआई के लिए इंफोसिस और एंथ्रोपिक की करार की अगर बात करें, दोनों कंपनी ने हाथ मिलाए हैं टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग को एआई सॉल्यूशंस प्रदान करने के लिए। टेलीकॉम सेक्टर को सॉल्यूशन देने की शुरुआत की जाएगी। इस सेक्टर से, टेलीकॉम सेक्टर को सॉल्यूशंस प्रदान करने की शुरुआत होगी और इस करार के तहत इस स्पेस से शुरुआत की जाएगी जहां एंथ्रोपिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिन ही हमने एंथ्रोपिक बिल्डर समिट देखी है जिसमें ईटी नाउ स्वदेश शामिल भी रहा और एंथ्रोपिक ने कैटेगोरिकली अपने प्लान्स इंडिया डेवलपमेंट और एक्सपेंशन पर बताए हैं, जहां
पर एंट्रोपिक के ग्लोबल सीईओ भी मौजूद थे और साथ ही भारत के मैनेजिंग डायरेक्टर भी मौजूद थी और भारत देश को वो किस तरह से एआई डेवलपमेंट में और ज्यादा आगे देख रहे हैं इस पर विस्तार से बातचीत कर रहे थे। और यस वन मोर थिंग, एआई सेफ्टी फर्स्ट उनका मोटो रहा। कमिंग बैक टू द करार जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन्फोसिस एंथ्रोपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो बनेगा ही, लेकिन साथ साथ डेडिकेटेड सेंटर इंडस्ट्री से जुड़े एआई एजेंट्स बनाए जाएंगे। टेलीकॉम के बाद फिर फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के विस्तार की भी योजना बनाकर चल रही हैं कंपनियां। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी एआई सोल्यूशंस की प्लानिंग है। इन्फोसिस के टोपाज और एंथ्रोपिक के क्लॉड का इंटीग्रेशन किया जाएगा। इस करार के तहत इन दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं, इन्फोसिस का टोपाज और एंथ्रोपिक के क्लॉड, इनका इंटीग्रेशन कर एक और एआई डेवलपमेंट पीस जो है उसे बनाने की कोशिश की जाएगी। इस करार से कंपनी का फोकस क्या है? दोनों कंपनियों के फोकस की अगर बात करें, कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो ऑटोमेशन, जी हां, वर्कफ्लो को ऑटोमेट करना, उसे आसान बनाना और टेक्निकली इंपैक्टफुल बनाना, ये सबसे बड़ा फोकस है। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर डिलीवरी में तेजी, वहीं एजेंटिक एआई सोल्यूशन तैयार करना और गवर्नेंस और साथ ही ट्रांसपेरेंसी में एआई अडॉप्शन, ये तमाम करार है। एजेंटिक एआई फोकस की अगर बात करें, मल्टी स्टेप प्रोसेस को हैंडल करना, अलग अलग टूल्स के इस्तेमाल से एआई डिप्लॉयमेंट और सिस्टम मॉडर्नाइजेशन और कॉस्ट कम करना। किन सेगमेंट्स पर खासतौर से असर होगा? टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग। तो क्लियरली ये करार बड़ा है जिसका असर इन्फोसिस पर हम देख रहे हैं। बिल्कुल मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया। और साफ तौर से हम इम्पैक्ट देख सकते हैं। आज इन्फोसिस देखिए 4% की तेज़ी, इसके अलावा सारे आईटी पैक में आज मजबूती नज़र आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और चलिए एआई के जो रेस है इसमें एक बड़ा दांव यहाँ पर लगा है। इन्फोसिस ने यहाँ एंथ्रोपिक के साथ हाथ मिला लिया है और एंथ्रोपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर बनेगा, जिसके चलते अच्छी तेजी इन्फोसिस और पूरे आईटी पैक में नजर आ रही है। इस पर आपका क्या टेक रहेगा? Hi Tripti, good afternoon. Thanks for having me today. Yes, ये एक बड़ा मूव देखने को मिला है। सुबह से ही इंतजार था इस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस का और इसके अंदर इन्फोसिस ने अपने आगे की डेवलपमेंट्स बतानी थी, बट ये एक सर्टेनली एक बड़ा मूव है और इट विल पे वे फॉर अ लॉट मोर थिंग्स कमिंग इन और इसका लार्जर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें पूरे सेक्टर पे एज अ होल देखने को मिलेगा। अभी हमें एट लार्ज देखें तो इन्फोसिस के शेयर्स पे काफी एक अच्छा स्टेलर अप मूव ऑलरेडी इंट्राडे में आ चुका है और यहाँ से धीमे धीमे बाइंग इंटरेस्ट बाकी दिग्गज आईटी शेयर्स और अन्य मिड कैप प्रोमिनेंट कंपनीज लाइक कोफोर्स, एम्फोसिस, परसिस्टेंट, जो कि फंडामेंटली भी अच्छे प्लेस्ड हैं और जिनके अंदर पोटेंशियल भी है आगे इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट्स को कैप्चर करने का। आई थिंक गोइंग अहेड ये भी पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर। सो फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू, दीज आर ऑल पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैपनिंग। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स तो नज़र आ ही रहे हैं। आईटी पैक के लिए भी पॉजिटिव बातें, काफ़ी सारे शेयर्स भी यहाँ पर बताए हैं गौरव जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फटाफट से शो में शामिल कर लेते हैं अपने पहले कॉलर को। गुड आफ्टरनून, पूछिए। हाँ मैम, मैंने NSDL का शेयर खरीदा था, थोड़ा महंगा ही खरीद लिया था। 1271 के प्राइस पे 100 शेयर खरीदा था, तो काफी लॉस हो रहा है उसमें। 1471 आपका बाइंग प्राइस है? 12711, 1271। ठीक है, ठीक है। 100 शेयर लिया था मैं, तो काफी लॉस हो रहा है, तो उसमें सजेशन चाह रहा था कि बने रहूं या सेल कर दूं लॉस पे ही। ठीक है, काफ़ी नुकसान यहाँ पर आपको हो रहा है। 100 की क्वांटिटी में 1271 आपका बाइंग प्राइस है और अगर आज NSDL पर नज़र डाले तो 943 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। आपके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे आ गया, हल्की फुल्की तेज़ी आज नज़र आ रही है। गौरव जी, हमारे साथ मनीष इस वक्त बने हुए हैं और इनके पास मार्केट प्लेटफॉर्म में देखिए NSDL का शेयर है, 100 की क्वान्टिटी है, 1271 इनका बाइंग प्राइस है और 30,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान इस वक्त ये झेल रहे हैं। क्या सलाह होगी? पूछना चाहते हैं यहाँ से निकल जाए या अभी बने रहे शेयर में? तृप्ति, लिस्टिंग के बाद से डिसअपॉइंट जरूर किया है NSDL के स्टॉक ने, लेकिन आई थिंक वी आर वेरी मच पॉजिटिव ऑन द कैपिटल मार्केट स्पेस में, इट बी ब्रोकरेज फर्म्स, एक्सचेंजेस
और डिपॉजिटरीज लाइक NSDL और CDSL या AMCs की बात करें तो एट लार्ज बाजार के अंदर मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले क्वार्टर्स में स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द करंट कैलेंडर ईयर 2026 बेटर होना चाहिए। तो अगर हमारे व्यूअर आने वाले 6 महीने तक अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं और कैश का रिक्वायरमेंट नहीं है तो उन्हें अपनी पोजीशन को होल्ड करनी चाहिए। यहाँ से आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिल जाएगी। आने वाले दिनों में अच्छी रिकवरी यहाँ पर आपको NSDL में आती हुई नजर आएगी और कैपिटल प्लेटफॉर्म शेयर्स पर भी बुलिश नजरिया ही यहाँ पर गौरव जी बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं गुजरात से। आशीष, गुड आफ्टरनून, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ आशीष भट्ट फ्रॉम भरूच, गुजरात से। जी, मेरे पास यूको बैंक का 2300 शेयर है, वो 58 रुपीज से मैंने लिया था, तो अभी क्या करूँ, बहुत डाउन आ चुका है। एंड दूसरा शेयर मेरे पास है 2000 IOB का, वो मैं 54 के रेट के हिसाब से लिया है, उसके लिए क्या करूँ, वो भी 2000 शेयर है। ठीक है, और ठीक है, आपके पास दोनों की ही 2000 की क्वांटिटी है और नुकसान आप झेल रहे हैं। गौरव जी, हमारे साथ आशीष गुजरात के भरूच से बने हुए हैं और इनके पास यूको बैंक के शेयर है। 28 के प्राइस पे इन्होंने 58 के प्राइस पे इन्होंने लिया था, 2000 क्वांटिटी है। और इसके अलावा IOB बैंक के भी 2000 की क्वांटिटी में शेयर्स है। 56 रुपये इनका बाइंग प्राइस है। दोनों ही शेयरों में नुकसान झेल रहे हैं, जिसके चलते आगे के लिए सलाह चाहते हैं कि इन लेवल्स पर इन्हें क्या करना चाहिए। दोनों ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहे हैं। PSU बैंकिंग स्पेस पे हमारा इन हाउस व्यू ओवरऑल पॉजिटिव था, बट फॉर द टॉप 4 और 5 बैंक्स ओनली, दैट इज स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, PNB, बैंक बड़ौदा एंड बैंक ऑफ इंडिया, इन्हीं तक हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जहां तक स्पेसिफिक सवाल है इंडियन ओवरसीज बैंक का और यूको बैंक का, दोनों के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उन्हें स्विच ओवर कर लेना चाहिए टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक। बिल्कुल, यहाँ पर आपको सलाह मिल गई है दोनों ही शेयरों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अगला सवाल है वो हमें YouTube से यहाँ पर मिल रहा है। फरमान का सवाल है और इनके पास जिस कंपनी के शेयर है वो है इरकॉन, 196 शेयर है और इनका बाइंग प्राइस 179 है और 6 मंथ के लिए ये इस पर राय चाहते हैं। इरकॉन की अगर बात करें तो आज देखिए हल्की गिरावट है, 152 के लेवल पे कारोबार कर रहा है और अगर पिछले 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो 5% से ज़्यादा टूटा है। 6 महीने में भी हम देखेंगे करीब 8 से 8.5% की गिरावट यहाँ पर आती हुई नजर आई है। गौरव जी, इरकॉन इंटरनेशनल पर क्या सलाह होगी? इनका बाइंग प्राइस 179 है और आज देखिए 152 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। अगले 6 महीनों में कौन से लेवल्स आते हुए नजर आएंगे? क्या इन्हें बने रहना चाहिए इन लेवल्स पर? तो यहाँ 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमारे व्यूअर को पता होने चाहिए। पहली चीज, इरकॉन वैल्यूएशन फ्रंट पे वेल प्लेस्ड है। इट इज नॉट एट ऑल हाईली वैल्यूड, महंगा शेयर नहीं है, कंपेयर टू इट्स पेयर्स फेयरली वैल्यूड है। लेकिन जो चीज इसको परेशान कर रही है और जिस वजह से ये स्टॉक में परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है पिछले कुछ महीनों से लगातार, वो है अर्निंग्स फ्रंट पे। कंपनी का कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हो रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर, और अगर इस प्रकार का मोमेंटम चलता रहा और अपटेक नहीं देखने को मिला तो यहाँ से रिकवरी पाथ मुश्किल हो जाएगा। यहाँ हमारे व्यूअर केवल 6 महीने का व्यू चाह रहे हैं तो एक अपटिक की छोटी मोटी गुंजाइश जरूर है 170 एक लेवल भी, लेकिन मैं सलाह दूंगा उन्हें जैसे ही अपटिक मिले सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनाएं और फिलहाल अपनी पोजीशन के लिए एक स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूं, दैट इज एट 135, वो मेंटेन करें। 135 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें, उछाल पे अपनी पोजीशन को धीमे धीमे करके एग्जिट करें। 135 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर मेंटेन करना होगा और कोई उछाल आता है, सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पर दे रहे, कोई उछाल आता है तो वहाँ से आप धीरे धीरे इरकॉन से निकलना शुरू करिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वेलकम बैक, योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप। और चलिए अब अगला सवाल यूट्यूब से हम ले लेते हैं। अर्जुन का हमारे पास सवाल आया है। जियो फाइनेंस के 1000 की क्वांटिटी में शेयर्स है, 292 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और पूछना चाहते हैं कि इन लेवल्स पर इन्हें होल्ड करना चाहिए या यहां से बेचकर निकल जाए। गौरव जी, जियो फाइनेंस का पर सवाल आया है अर्जुन का और लगातार हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन में जियो फाइनेंस बना हुआ है। आज भी आप देखेंगे तो यहाँ पर हल्की फुल्की ही तेजी नजर आ रही है। इन लेवल्स पर ये पूछना चाहते हैं क्या ये होल्ड करके चले, आगे जाकर अच्छे लेवल्स नजर आएंगे या फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए और कहीं और निवेश करना चाहिए?
50 दिसंबर क्वार्टर के नतीजे जियो फाइनेंस के अच्छे नहीं आए हैं एंड रीजन काफी एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं कंपनी के, देयरफॉर प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा खासा डिप आया है. कंसिडरिंग द अदर एनबीएफसी स्पेस में इट बी श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और गोल्ड फाइनेंस कंपनीज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है. तो आई थिंक मैं स्विच ओवर में कर लेना एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी. श्रीराम फाइनेंस एंड बजाज फाइनेंस बीइंग द प्रेफर्ड टू स्टॉक्स इन दैट ऑर्डर. तो स्विच ओवर की सलाह रहेगी फ्रॉम जियो फाइनेंस. यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस. यहाँ पर आपको दो निवेश के लिहाज से ऑप्शंस भी दिए हैं गौरव जी ने, तो वहाँ पर आप जाकर अपना निवेश करें और यहाँ से निकल जाइए. चलिए, ये सलाह जियो फाइनेंस पर. आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है खास सेगमेंट ऑप्शंस की चैंपियन का. ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए आज हमारे साथ है अमोल आठवले जी, कोटक सिक्योरिटीज से. अमोल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर. बताइए आज ऑप्शन में क्या रणनीति बनाना चाहिए. जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून. आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहूंगा. फरवरी सीरीज का 1400 का कॉल ऑप्शन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ. 12 और 13 के बीच में चल रहा है. पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 25 रुपीज के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 7 रुपीज का. मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 8400 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3500 का. हालांकि आज स्टॉक दबाव में है बट एट द सेम टाइम एक अच्छे लेवल के आसपास भी ट्रेड हो रहा है. 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिल रहा है और कंसोलिडेशन फॉर्मेशन पॉजिटिव है डेली चार्ट्स पे. तो मुझे लगता है यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो आईसीआईसीआई बैंक में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे. पर आईसीआईसीआई बैंक कॉल ऑप्शन यहाँ पर दिया है. 1400 की कॉल खरीदे 12 से 13 रुपए की प्रीमियम पे मिलेगी. लक्ष्य यहाँ पर आपको रखना होगा 25 रुपए का. स्टॉप लॉस लगाना होगा 7 रुपए का. साथ ही मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर देखिए 8400 रुपए तक का हो सकता है और मैक्सिमम लॉस जो रहेगा वो 3500 रुपए तक का यहाँ पर हो सकता है. लेकिन आपके लिए सेबी का एक डिस्क्लोजर भी जारी कर देते हैं. देखिए, सेबी का कहना है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है. एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए तक का नुकसान यहाँ पर हो सकता है. घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है. मुनाफा होने पर भी 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है. तो कोई भी कॉल आप लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले ले. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें यूट्यूब से मिल रहा है. यहाँ पर सावन का सवाल है, राजस्थान से ये बात कर रहे हैं और इनके पास जो शेयर्स है वो है हीरो मोटोकॉर्प के. 10 की क्वांटिटी है, 5600 इनका बाइंग प्राइस है. शॉर्ट टर्म के लिए सलाह चाहते हैं. और देखिए, आज अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ पर करीब 1% से ज़्यादा की तेज़ी 5552 के लेवल पे कारोबार हो रहा है और 5600 इनका बाइंग प्राइस है. गौरव जी, क्या करना चाहिए अगले 6 महीने के लिए, ये सलाह चाहते हैं हीरो मोटोकॉर्प पे. नो डाउट नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए उन्हें अपने पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए. अगर शेयर ले चुके हैं तो होल्ड करें, नहीं लिया है तो करंट लेवल्स अच्छे हैं. नीचे गिरावट पे मिल रहा है. यहाँ से मुझे डाउनसाइड कैप नजर आ रही है टुवर्ड्स 5200. तो बहुत ज्यादा कोई लंबी चौड़ी गिरावट नहीं है. 5200 के स्टॉप के साथ पोजीशन को यहाँ से बाय पोजीशन बनानी चाहिए. एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स ये स्टॉक को हमें 6200 से 6500 की रेंज में मिलना चाहिए. बिल्कुल, यहाँ पर आपको हीरो मोटोकॉर्प में बने रहना चाहिए. अगले 6 महीने के लिए अच्छा चार्ट है. अगर किसी को खरीदारी भी करनी है तो इन लेवल्स पर भी आप खरीद के चल सकते हैं. आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल भी हमें यूट्यूब से मिल रहा है. तृप्ति बात कर रही है नोएडा से. इन्होंने हमें सवाल भेजा है और इनके पास जो शेयर्स है वो जीएमआर एयरपोर्ट के हैं. 1000 की क्वांटिटी में शेयर्स है और 88 की अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं. पूछना चाहते हैं कि इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए जीएमआर एयरपोर्ट में. गौरव जी, जीएमआर एयरपोर्ट का चार्ट आपको कैसा लगता है और क्या सलाह होगी इन्हें? सिर्फ कल के सेशन में जीएमआर एयरपोर्ट अमंग द बेटर प्लेस स्टॉक्स था. काफी अच्छी खासी बाइंग विद स्टेलर वॉल्यूम्स देखने को मिले थे. आज के सत्र में ऑल्दो फ्लैटिश ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरा एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू बरकरार है स्टॉक के ऊपर. 100 रुपए के अराउंड ये अभी करंटली कोट कर रहा है. करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं. स्टॉप लॉस
भी नजदीक है 94 रुपए का। एंड मैं जिस पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक को देख रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं एक रिवर्सल नजर आ रहा है, क्योंकि जब मैंने इसके फाइनेंशियल्स को ऑफ लेट स्टडी किया, स्पेशली प्रीवियस 2 क्वार्टर्स को, तो एक अच्छा खासा अपटिक नजर आ रहा है। अगर व्यूअर्स हमारे थोड़ा लंबा व्यू रख लें, यानी साल भर का या एटलीस्ट 3 क्वार्टर्स का व्यू रख लें, तो इस स्टॉक के अंदर अच्छा पोटेंशियल है 145 की रेंज तक जाने का। तो आई थिंक उसको टारगेट करना चाहिए रादर देन शॉर्टर टर्म में जो टारगेट्स बन रहे हैं दैट आर क्लोज टू 108 110। तो आई थिंक एक ब्रॉडर व्यू रखें, एक रिवर्सल कैंडिडेट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्च क्वार्टर के नतीजों के बाद, ये कई सालों के बाद ये इसका पहला फाइनेंशियल ईयर बनेगा जिसके अंदर ये एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज होगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, नज़रिया रखिए, अपना नज़रिया बढ़ाइए। करीब 3 से 4 क्वार्टर के लिए आपको होल्ड रखना चाहिए। 1 साल तक अगर आप होल्ड रखेंगे तो अच्छे लेवल्स बता रहे हैं गौरव जी, 135 से 145 तक के लेवल्स भी यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी पॉजिटिव ही व्यू यहाँ पर GMR एयरपोर्ट्स पर। चलिए, इसी के साथ योर स्टॉक्स को यहीं समाप्त करेंगे। गौरव सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। शुक्रिया सर।